देखिए, आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंट्रो क्लास हमारा आज, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, और बेसिकली इसका हम फंक्शंस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसका हमारा यूज़ क्या है, ये हमको सारा सब इसको पढ़ना होगा। तो पहला बात तो ये समझ लीजिए, नॉर्मली हर पेपर में ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, इसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं है जैसे अकाउंट्स में होता है। एकदम प्रैक्टिकल पेपर है ये। बेसिकली हम जो पर्सनली कर रहे हैं या फिर जो बेसिकली बिजनेस में कर रहे हैं या जो बिजनेस में करेंगे या फिर जो जॉब में करेंगे, वो बेसिकली ये यूज़ होता है वहाँ पर सारा, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग पेपर है, एकदम लॉजिकल पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर है जो हम देख रहे हैं, जो बेसिकली कंपनीज में होता है, पार्टनरशिप्स में होता है, हम बेसिकली आगे करेंगे भी, तो उसमें इसका यूज़ होता है, ठीक है। नाम इसका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, एक पार्ट हो गया इसका फाइनेंस, एक पार्ट हो गया इसका इट्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो फाइनेंस को मैनेज करना इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो फाइनेंस का मतलब क्या हुआ हमारा? फाइनेंस मतलब होता है फंड। आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फंड में हमारा शेयर कैपिटल आता है, डिवेंचर आता है, लोन आता है, ये सब पढ़ेंगे, प्रॉफिट्स भी आता है। बट फाइनेंस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? फंड हुआ, मनी हुआ, फंड और मनी, ठीक है। और मैनेजमेंट क्या हुआ? ऑप्टिमम यूज ऑफ फंड। क्यों ऑप्टिमम यूज? ताकि जो पर्पस है किसका? फाइनेंसर का एंड बोरोवर का। अब हम बेसिकली यहाँ पर बात करेंगे, जो बोरोवर है वो बेसिकली कौन होगा? जो बिजनेस कर रहा है। एक्चुअली हमको तो पढ़ना सब बिजनेस के रिस्पेक्ट में है। एक दो पॉइंट में बीच में बोल दूंगा कि पर्सनली हम क्या करते हैं, स्टूडेंट लाइफ में क्या करते हैं, वो सब बात एक बार निकल जाएगा। लेकिन जब इन जनरल बात करेंगे ना हम लोग, बोरोवर मतलब जो पैसा ले रहा है, मतलब कौन? बिजनेस, पार्टनरशिप, कंपनी, सोल ट्रेडर, वो सब आ जाएंगे। तो फाइनेंसर एंड द बोरोवर यानी कौन हो गया? एंटरप्राइज। आर या इज फुलफिल्ड। अब बताइए, जो पैसा दे रहा है उसका पर्पस क्या होगा? अगर हम बिजनेस के रिस्पेक्ट में बात करें, जो पैसा दे रहा है उसका पर्पस क्या होगा? उसको इनकम आना चाहिए। बैंक हमको लोन देता है, उसको क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए रेगुलर। तो जिसको पैसा दिया वो उसका बेसिकली बिजनेस खराब ना हो, उसका इंटेंशन वही है, पैसा आना चाहिए। और बताइए, जो पैसा लिया है कंपनी, फर्म, उसका क्या पर्पस होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना है, बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, आगे बढ़ते ही जाना है। तो ऐसा तो तभी होगा ना कि जो पैसा हमारे पास है उसका रेगुलर फ्लो बने रहे, इनफ्लो भी आते रहे, आउटफ्लो भी जाते रहे, सब कुछ काम टाइमली रेगुलर मैनर पे होता रहे, लिक्विडिटी बनी रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। तो बोलता है कि इट इज टू बी understood considering the following two objectives. दो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला, सर्वाइवल, टिके रहें, मार्केट में टिके रहें। और दूसरा कौन सा? ग्रोथ। अभी का टाइम जैसे चल रहा है, कोविड-19 का, कोरोना का, बहुत सारा बिजनेस तो बंद होगा, होने के कगार पे है।
बट अगर उन लोग फंड को ठीक तरीके से मैनेज किया रहे या कर लेगा तो जो उनका पोजीशन प्री कोविड के पहले था वही पोजीशन पोस्ट कोविड के बाद भी मेंटेन रहेगा। ये हुआ सर्वाइवल। अभी प्रेशर ग्रोथ के कंपैरिजन में सर्वाइवल पे ज़्यादा है। ये टाइम एक बार निकल जाए, ये टाइम जो है एक बार क्या होना चाहिए, निकलना चाहिए। सर्वाइव करना ज़रूरी है। सर्वाइव तो तभी करेंगे ना कि हमारा जो फंड है हमारे पास रेगुलर फ्लो आते रहे, हमारा काम होते रहे, प्रोडक्शन होते रहे, जिससे पैसा लिए हैं उसको पैसा देते रहें, प्रॉफिट कमाते रहें और बिजनेस आपका कंटिन्यू हो, रेगुलरिटी रहे। तो वो हो गया सर्वाइवल। और ग्रोथ क्या होता है, एक्सपेंशन। प्रॉफिट ज़्यादा होगा, एक्सपेंशन होगा। नया बिजनेस डालेंगे, नया ब्रांच खोलेंगे तो एक्सपेंशन होगा। उसके लिए भी क्या चाहिए, फंड चाहिए ना। तो जो भी बेसिकली फंड को मैनेज किया जा रहा है, जो फंड को जो बेसिकली मैनेज करेंगे, उसको मैनेज करने का 2 इंटेंशन माइंड में होना चाहिए बिजनेस के लिए। पहला, एक तो बिजनेस आपका सर्वाइव करे, बंद ना हो, और दूसरा फंड आपका रेगुलर आते रहे, फंड आपका इतना फ्लो बन जाए कि आप ग्रोथ करने के लिए फंड को यूज़ कर सके। अदरवाइज सर्वाइवल मेन पर्पस है, बट ग्रोथ उसके ऊपर जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो सर्वाइवल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ग्रोथ अगर नहीं होगा तो बिजनेस तो बेसिकली थम जाएगा ना। जैसे समय आगे बढ़ेगा बिजनेस को ग्रोथ लाना जरूरी है। तो अगर हम बात करें फाइनेंस को मैनेज करना इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो भी बिजनेस का फाइनेंशियल मैनेजर होगा, CFO होगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसको पूरा देखना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा कि बिजनेस के अंदर में जो भी हमारा पैसा आ रहा है, चाहे वो लोन से लिए हों, चाहे वो शेयर इश्यू किए हों, चाहे डिबेंचर इश्यू किए हो, या फिर जो हमने प्रॉफिट कमा के रखा है, वो पैसा सही जगह पे जाए, सही जगह पे यूज हो, एसेट पे लगे, उसका गलत यूज़ नहीं होना चाहिए, उसका मिस यूज़ नहीं होना चाहिए। तो वो उसका पर्पस है। और उसके माइंड में क्या होगा कि इस तरह से फ्लो बना रहे ताकि लिक्विडिटी मेंटेन रहे और आपका जो बिजनेस है वो सर्वाइव करे, प्लस क्या करे, ग्रो करे। ये एक तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हम बोल सकते हैं एक तरह से इंट्रोडक्शन मीनिंग हुआ, ठीक है। अब एक बात को ध्यान रखिएगा, बिजनेस के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ने के पहले एक पॉइंट पहले बोल देता हूँ। फाइनेंस को मैनेज पर्सनली मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, ठीक है। कहीं मिस यूटिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। या बोले कि हम मैनेज करने का कोशिश करते हैं, चाहे वो मूवी देखने जाना हो, चाहे वो बर्थडे का पार्टी दे रहे हो, ठीक है। कभी के बोलते हैं कि कंट्री करना हो, कभी के बोलते हैं आज चलो छोड़ो ना, आज हम पूरा खर्चा मैं ही करता हूँ। पीछे क्या है, फंड, ठीक है। एक होता मूड भी होता है आदमी का, चलो आज खर्चा करते हैं, लेकिन फंड भी तो जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इवन जैसे मान लीजिए कि कोई स्कूटी फाइनेंस कराना हो, स्कूटी लेना हो, कोई स्कूटी लेना हो, बाइक लेना हो, गाड़ी लेना हो, कार लेना हो, तो कार लेने के लिए क्या चाहिए, फंड चाहिए, है ना। तो फंड अगर हमको चाहिए तो एक तो अगर हमारे पास फंड है तो हम उसी से कार को ले लेंगे। बट मान लीजिए अगर कोई आदमी जो कार लेना चाहता है वो बिजनेसमैन है, 10 लाख का गाड़ी है, 10 लाख का गाड़ी है, उसको लगता है कि वो जो बिजनेस कर रहा है ना वो 15% उससे कमा लेता है, 15% साल का कमा लेता है उससे, और उसको पता है कि बैंक से 9% पे 10% पे लोन मिल जाता है। अगर 10% पे भी गाड़ी का लोन मिले और वो जो पैसा उसके पास पड़ा है उसको बिजनेस में लगा दे तो तब भी तो 5% का बेनिफिट हुआ ना। हमने अपना पैसा गाड़ी में ना लगा के, जो डेड स्टॉक है गाड़ी में ना लगा के उसको बिजनेस में लगाया और उतने ही अमाउंट का क्या ले लिया, हमने लोन ले लिया। तो क्या होगा, इससे 15% कमा रहे हैं और 10% दे रहे हैं, 5% का फायदा हुआ ना। ये फंड को क्या किए, मैनेज किए, ये फंड को क्या किए, मैनेज किए। पर अगर बिजनेस नहीं है तो फिर तो उपाय नहीं है, पैसा है ले लो, पैसा नहीं है तो लोन ले लो। तो उसमें फिर थोड़ा सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। समझ रहे बात को। यहाँ पर आप जब बिजनेस करेंगे, आप जॉब करेंगे, हो सकता है आपको इसी का प्रोफाइल मिले, आपको फंड को मैनेज करना पड़े, कंपनी के फंड को मैनेज करना पड़े, आप उस टीम में हो जो फंड को मैनेज कर रही है, जो फाइनेंशियल एनालिसिस कर रही है कंपनी का, तो वहाँ पर आपको मिलेगा मौका वहाँ पर। तो हम जो पढ़ रहे हैं ये आप कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं और यूज़ आगे करेंगे, चाहे वो बिजनेस में हो या फिर आपका बेसिकली कहाँ हो, आप किसी जॉब में करेंगे तो इसका यूज़ होगा। छोटा चीज़ नहीं है। कोई भी कंपनी अगर बंद होता है तो उसका वन ऑफ द मेन रीज़न ये होता है कि फंड का मिस यूज़ किया गया।
फंड का ऑप्टिमम यूज़ नहीं किया गया, यूज़ करने में गड़बड़ी हो गया, गलत यूज़ हो गया, तो कंपनी सर्वाइव नहीं करता है, लोन बढ़ते जाता है, प्रॉफिट आता नहीं है और कंपनी रीपे कर नहीं पाती है। अल्टीमेटली ये होता है कि कंपनी क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट, कंपनी बैंकरप्ट हो जाता है। तो इसको मैनेज करना बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैटर है आजकल के टाइम में। बड़ा इम्पोर्टेंट ये वाला पेपर है, टॉपिक है हमारा। अभी हम खाली इंट्रोडक्शन इसका डिस्कशन करेंगे, कर रहे हैं हम लोग इसका, ठीक है। अब एक चीज़ में ध्यान दीजिएगा, इसको डिटेल में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। आप देखिए आपके सामने, ठीक है, जो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट हुआ, ये जो फाइनेंस हुआ, ये बिजनेस का लाइफ ब्लड है। इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसके बिना बिजनेस चलेगा नहीं। पहले क्या लोग सोचते थे, पैसा ले लिए फिर हो गया, बट पैसा लेने, बट मेन काम तो तब शुरू होता है जब पैसा ले लेते हैं, उसको यूज़ करना, उसको कमाना, उससे प्रॉफिट अर्न करना, फिर उनको पैसा वापस करना जिनसे लिए हैं, और फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना। ये काम तो पैसा लेने के बाद ना शुरू होता है। तो खाली पैसा प्रोक्योर करना मैटर नहीं करता है, प्रोक्योर करने के बाद, पैसा लेने के बाद उसको यूज़ करना, उससे प्रॉफिट कमाना, और फिर जिससे पैसा लिया उनको रीपे करना, और बिजनेस के अंदर लिक्विडिटी मेंटेन करना। यही तो मेन काम है, यही तो मेन काम है। कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, रिसर्च डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, बड़े सारे डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। तो जो बेसिकली फाइनेंस को मैनेज कर रहा है, वो उसको मेंटेन करके चलना है सबके साथ बैलेंस, कि सबको जब जब पैसा का जरूरत हो उसको दें और वहाँ से फंड रिसीव भी करें। रेगुलर फ्लो ऑफ मनी होना जरूरी है। अगर रेगुलर फ्लो ऑफ मनी नहीं होगा तो बिजनेस रेगुलर तरीके से हो नहीं पाएगा, है ना। और बिजनेस रेगुलर तरीके से होगा, फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, तभी तो प्रॉफिट होगा, कस्टमर का डिमांड पूरा कर पाएंगे, क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट कर पाएंगे। मिसमैच हो जाएगा, नहीं तो मिसमैच अगर हुआ तो दिक्कत होगा। क्रेडिटर पैसा लेने के लिए खड़ा हुआ है, डेटा से पैसा आ नहीं रहा, ये भी तो फंड मैनेजमेंट हुआ। ये भी तो देखना होगा कि डेटा से पैसा जो आ रहा है, अगर देरी से आता तो कैश हाथ में होना चाहिए, उससे पे करते, फिर डेटा से आएगा कैश, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये सब मैनेज करके चलना होगा, सब देख, खाली इतना नहीं है फंड ले लेने लगा देना, नहीं, सब कुछ देख के चलना है। ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं है, लॉन्ग टर्म है। जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक फंड को मैनेज करना जरूरी है, समझ रहे बात को। तो अगर हम बात करें, देखिएगा सामने में आप लोग, जो मॉडर्न बिजनेस फाइनेंस बेसिकली इंक्लूड है, कि बेसिकली हम फाइनेंस अरेंज करते हैं। सबसे पहले होता क्या है, एकदम शॉर्ट में बताता हूँ कि सबसे पहले हम जब बिजनेस का बात करें, पर्सनल मैं बात नहीं करूँगा, बिजनेस का खाली बात करता हूँ। बिजनेस में जब फंड का बेसिकली ज़रूरत होता है, सबसे पहले हम बेसिकली ये देखते हैं कि फ़ंड का ज़रूरत कितना है। एक बजट बनता है, एक एस्टिमेशन बनता है ना। फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमको पैसा बोरो करना है, तो पैसा बोरो करना है तो कहाँ से करें, शेयर इशू कर दें कंपनी है तो, लोन ले लें, ठीक है, फ्रेंड से लोन ले लें, डिबेंचर इशू कर दें, इंडिया से लें, इंडिया के बाहर से लें, तो एक डिसीज़न लेना पड़ता है। और दूसरा ये भी देखना पड़ता है ना कि हम अपना पैसा लगाएं या बाहर से भी लें। बाहर से मतलब लोन हो गया, बाहर से मतलब लोन हो गया, तो कितना पार्ट डेट, कितना पार्ट इक्विटी, इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद फंड हम रेस करते हैं, फंड रेस कर लिए, जहाँ जहाँ से लेना हमने फंड रेस कर लिया, फिर फंड को एलोकेट करना होता है। फंड को एलोकेट करना, कुछ पैसा लैंड में लगा दिए, मतलब जो हमारा बजट होगा, प्रोजेक्ट होगा हमारा, इतना लैंड में लगाया, इतना बिल्डिंग में लगाया, इतना मशीन में, कुछ पैसा हाथ में भी होना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स। क्योंकि गाड़ी है, पेट्रोल का पैसा नहीं है तो गाड़ी कहाँ से चलेगा। तो मशीन चलाने के लिए लेबर चाहिए, लेबर का पेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए। लेबर किस पे काम करेगा, रॉ मटेरियल, उसका पैसा कहाँ से, परचेज भी तो करना पड़ेगा। ये सब कुछ देख के चलना होगा, और फंड को कंट्रोल करना तो जरूरी है ना। तो अगर हम बात करें कि हमारा फाइनेंस मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, हमारा फाइनेंस मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको बताया, बिजनेस सरवाइव करे, बना रहे, टफ टाइम में भी बना रहे, और दूसरा बिजनेस में ग्रोथ भी होना चाहिए। प्राइमरी सर्वाइवल, सेकेंडरी ग्रोथ, दोनों को साथ में लेके चलना होगा, ठीक है।
हम भी देखिए, जैसे हम भी धीरे धीरे अपने आप को अपडेट करते रहते हैं ना। एक बार कोई नॉलेज ले लिए बस, हाँ हो गया बस इतना नहीं, और नॉलेज गेन करने का कोशिश करना जरूरी है ताकि हम अपडेट रहें, अपग्रेड रहें, समय के साथ साथ आगे बढ़ते रहें। यही तो ग्रोथ है, ये पर्सनल ग्रोथ है। बिजनेस में ग्रोथ क्या होगा? शेयर का वैल्यू बढ़ना चाहिए, कंपनी का मार्केट वैल्यू बढ़ना चाहिए, कंपनी का रेपुटेशन बढ़ना चाहिए, कंपनी एक्सपेंड कर रहा हो, समझ रहे भाई, कंपनी कस्टमर बेस बढ़ रहा हो, यही तो ग्रोथ है। ये ग्रोथ कब होगा? सर्वाइवल के बाद। पहले तो सर्वाइवल का सोचना होगा, फिर ग्रोथ का सोचना होगा। जो भी हम बात करेंगे वो बेसिकली कंपनी या बिजनेस के बारे में बात करेंगे, है ना। तो इन जनरल तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? सर्वाइवल देन ग्रोथ, ठीक। अब इसके अलावा क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? बोलता है कि कंपनी के अंदर में रेगुलर फ्लो ऑफ मनी आते रहे, रेगुलर फ्लो ऑफ मनी आते रहे, जहाँ जहाँ फंड का जरूरत है कंपनी के अंदर सबको फंड मिलता रहे, ठीक है। और जिससे पैसा लिए हैं उसको पैसा देना भी तो होगा रिटर्न। जैसे डिवेंचर इशू किए या लोन लिए तो क्या देना होगा? इंटरेस्ट। शेयर होल्डर से क्या लिए? शेयर का पैसा, क्या देना होगा? डिविडेंड। बैंक से लिए तो बैंक को इंटरेस्ट देना होगा। तो जिससे पैसा लिए हैं उनको रिटर्न भी तो देना होगा, तो फंड वहाँ भी तो जाएगा, तो उतना पैसा कमाना भी तो होगा, ठीक है। उसके बाद हमको लिक्विडिटी मेंटेन करना होगा, सेफ्टी मेंटेन करना होगा कि अगर किसी कारण से कोई इमरजेंसी पोजीशन आ गया, सिचुएशन आ गया, जैसे अभी है चल रहा है, जैसे अभी सिचुएशन चल रहा है, मान लीजिए कोविड का सिचुएशन आ गया, ये कोई वायरस वगैरह अगर आ गया, बिजनेस आपका बंद हो गया, ठप हो गया, लेबर का पेमेंट कहाँ से करेंगे? एम्प्लॉयज़ का पेमेंट कहाँ से करेंगे? ठीक है, बिजनेस को रन कराना तो पैसा कहाँ से आएगा? तो कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए, कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर ये होगा तो उतना फंड आपके पास हो, वहाँ पर सर्वाइवल का सोचना होगा, है ना। फिर एक चीज़ और, हम जो फंड बोरो करते हैं ना, तो फंड बोरो करने का बहुत सारा तरीका है। हम बैंक से लोन ले सकते हैं, हम डिवेंचर इशू कर सकते हैं, हम शेयर भी इशू कर सकते हैं। एक छोटा सा बात खाली बता देता हूँ, आप जानते भी होंगे, कंपनी जो मेन फंड रेस करती है, या तो वो शेयर से रेस करेगी या लोन लेगी। लोन के अंदर डिवेंचर भी आ गया, डिवेंचर इज ए काइंड ऑफ लोन, ठीक है, बट सिक्योरिटी है वो, ये फ़र्क है। तो अगर कंपनी शेयर से पैसा रेस करती है तो आप जानते हैं आप लोग कि शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के मालिक हैं। और जो डिवेंचर होल्डर है वो बेसिकली कौन है? आउटसाइडर, उनको वोटिंग पावर भी नहीं होता। जब कंपनी नॉर्मली बंद होता है तो जब भी पैसा रिटर्न करना होगा, पहले पैसा रिटर्न होता है लोन वाले को, डिवेंचर होल्डर को, देन पैसा किसको रिटर्न होगा? शेयर होल्डर को। बताइए रिस्क कौन ले रहा है? शेयर होल्डर। बंद होगा तो पैसा बाद में मिलेगा, बचा खुचा, या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इवन जब कंपनी रन कर रहा हो, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, सबसे पहले प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट होता है? डिवेंचर होल्डर को। लोन को इंटरेस्ट देते हैं उसको, उसके बाद ना प्रॉफिट को डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिविडेंड होता क्या है? रिमेनिंग प्रॉफिट जो बच गया उसको डिस्ट्रीब्यूट करना ही डिविडेंड बोला जाता है। तो बचेगा तब ना, कब बचेगा? जब डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दे देंगे, लोन को इंटरेस्ट दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ, शेयर होल्डर आर द लास्ट पर्सन टू रिसीव द इनकम एंड कैपिटल। तो बताइए रिस्क कौन ले रहा है ज़्यादा? शेयर होल्डर। और डिवेंचर होल्डर का रिस्क कंपैरेटिवली क्या है? कम है। अब इन जनरल में आपसे पूछता हूँ, अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाएं, रिस्क नहीं होता ना के बराबर, इनकम भी तो कम मिलेगा। एफडी करें, रिस्क थोड़ा सा बढ़ता है, इनकम थोड़ा सा बढ़ेगा। कंपनी में लगाएं, रिस्क और बढ़ेगा, रिटर्न भी बढ़ेगा। तो सोचिए, ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिटर्न, कम रिस्क कम रिटर्न। तो डिवेंचर होल्डर का रिटर्न कंपैरेटिवली कम होता है और शेयर होल्डर का रिटर्न कंपैरेटिवली क्या होता है? ज़्यादा होता है, वो अनसिक्योर्ड होता है, ठीक है। तो कंपनी को बैलेंस बना के चलना होगा। अगर सारा पैसा लोन ले लिए, मैक्सिमम पैसा 90% लोन ले लिए, तो एक फ़ायदा क्या होगा? इंटरेस्ट तो कम है, डिविडेंड से कम है इंटरेस्ट, बट शेयर होल्डर का पैसा तो कम लिया हुआ है, उनको तो ज़्यादा देना है, तो वो हमने पोर्शन ही कम रखा। तो सोच के अच्छा लगता है कि हम मैक्सिमम पैसा उससे ले लें जिसको कम देना हो रिटर्न, इंटरेस्ट। दिक्कत क्या है? ऐसा समझिए कि गाड़ी अगर हम लोग चला रहे हैं, है ना, और तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, पहुंचने का चांसेस जल्दी ज़्यादा है कि जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बार गाड़ी बैलेंस ख़राब हुआ
तेज गाड़ी 120 150 का स्पीड में अगर चल रहा है तो एक्सीडेंट होगा, बचने का चांसेस भी तो कम हो जाएगा। तो वही चीज़ है, अगर मैक्सिमम पैसा लोन से ले लेंगे, जब तक कमा रहे हैं इंटरेस्ट दे देंगे, जिस दिन कमाना बंद हुआ कहाँ से देंगे इंटरेस्ट? एसेट बेच के देना पड़ेगा। पर शेयर होल्डर क्या है? मालिक है, वो तो बोला रुक जाएगा, आप पहले कमा लो तब हमको दे देना एक बार में। यानी कि बैलेंस बना के चलना होगा कि डिबेंचर होल्डर से लोन से कितना लेना है और शेयर होल्डर से कितना लेना है। इस तरह से बैलेंस बनाना होगा कि रिस्क भी कम से कम हो, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, और दूसरा कंपनी को अपना जो पैसा किसी से ले रहे हैं उसका कॉस्ट भी क्या रखना है? कम रखना है। कॉस्ट कम रखना है कंपनी को। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं इसको, जो हमने कैपिटल मतलब फंड, जो फंड हमने बोरो करेंगे हम लोग, उस पर इंटरेस्ट, उस पर डिविडेंड देना होगा, उसको हमको कम करना है। कम कब होगा ज़्यादा? जब लोन इशू करेंगे, बट लोन ज़्यादा भी लेना नहीं है, रिस्क हो जाएगा। प्रॉफिट भी तो कमाना होगा रेगुलर, ना प्रॉफिट हुआ तो फिर तो ऐसा बेच के देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो वहाँ बैलेंस बना के चलना, ये ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ये तो पढ़ना हमको डिटेल में आगे। उसके बाद क्या हुआ? कोऑर्डिनेट करना सबके साथ, जितने भी डिपार्टमेंट है सबके साथ कोऑर्डिनेट करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ। तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा बेसिकली क्या हुआ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? सर्वाइवल एंड ग्रोथ। फिर क्या हुआ? रेगुलर फ्लो फंड बना रहे, लिक्विडिटी बना रहे, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? जिससे जिससे पैसा लिए हैं उसको पैसा धीरे धीरे लौटाएं, इंस्टॉलमेंट दें, उसका इंटरेस्ट दें, उसका डिविडेंड दें, जिससे जैसा पैसा लिए वैसा। उसके बाद कंपनी को अपना प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना होगा, लिक्विडिटी मेंटेन करना होगा, सेफ्टी मेंटेन, कुछ बैकअप प्लान होना जरूरी है, ठीक है। और उसके अलावा कंपनी को अपना कॉस्ट ऑफ फंड भी तो घटाना होगा, ऑप्टिमम रखना होगा, ठीक ठाक, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। हम कमा रहे हैं 15% और ले रहे हैं 20% पे, कहाँ से होगा बताइए? फिर तो नुकसान में हम लोग, हमको जितना कमाएंगे उससे कम पे ना होना चाहिए। और फिर कोऑर्डिनेशन बनाना, ये हमारा बेसिकली क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव हुआ किसका? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, है ना। अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक पे। Scope and functions of financial management। इसका दायरा क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं? पहले तो पढ़े ऑब्जेक्टिव, इंट्रो पढ़े, ऑब्जेक्टिव पढ़े, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसका स्कोप एंड फंक्शंस क्या है। एक चार्ट आपके सामने है, ठीक है। फंक्शंस का जहाँ तक बात है लिखा हुआ है। पहले तो पहला फंक्शन ये है कि आप देखिए अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, देखिए 2 पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है। फंड आदमी कब लेता है? 2 ही केस में। मैं बिजनेस का बात कर रहा हूँ, गाड़ी का लोन लेना वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। फंड आदमी कब लेता है? कभी या तो बिजनेस शुरू कर रहा हो, या नॉर्मली क्या कर रहा हो? एक्सपेंशन कर रहा हो, बिजनेस को बढ़ा रहा हो। तो जब भी हम एक्सपेंशन कर रहे हों या जब भी हम बिजनेस नया शुरू कर रहे हों, मान लीजिए कंपनी है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा? पैसा कितना चाहिए, फंड का रिक्वायरमेंट क्या बनेगा उसका बताइए? बजट बनेगा, उसका बजट बनेगा कि प्रोजेक्ट बनेगा उसका, भाई कितना कितना पैसा आपको एसेट्स में लगाना है ना। जैसे हम कोई भी अगर सपोज लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं हम लोग लेते बाद में पहले दिमाग में क्या रखते हैं? नहीं 40 से 50 हज़ार तक का लैपटॉप आ जाना चाहिए, एक बात दिमाग में पहले से आ जाता है। तो उसी के हिसाब से ना हम, या फिर ये भी कर सकते हैं, हम लैपटॉप दिखाते हैं, चेक कर लेते हैं, भाई ये लैपटॉप है, ये 4-5 लैपटॉप देख लिए, हमको ये ठीक लगा, उसका कॉस्ट कितना है? 40,000। तो एक बजट बन गया, 40,000 हमको चाहिए। अब 40 हम फंड अरेंज करेंगे, अपनी पॉकेट से करें या किसी पेरेंट से ले लें या फिर हमारा सेविंग्स होगा, जो भी, वो बात का स्टेप हुआ। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बिजनेस में कि हमको बेसिकली फंड चाहिए कितना, फंड कितना चाहिए। मैं इसको डिटेल में बताऊंगा अभी आगे। एक चार्ट पहले रीडिंग कर देता हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है हमारा उसके बाद क्या होता है? फंड, मान लीजिए कि हमको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड चाहिए, ठीक है। अब फंड के बाद अब क्या करेंगे? फंड हमको रेस करना है। अब कंपनी का बात करें अगर हम लोग, कंपनी जब फंड रेस करेगी, बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है। मैं 2 ऑप्शन का बात करता हूँ, डेट, इक्विटी।
डेट इक्विटी, डेट मतलब क्या हुआ, लोन डिवेंचर, इक्विटी मतलब क्या हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर नहीं, इक्विटी मतलब कैपिटल, तो कैपिटल दो तरह का होता है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सुना होगा आपने। और डेट मतलब हो गया लोन आउटसाइडर, इसमें डिवेंचर्स आ जाएगा, लोन आ जाएगा, बॉन्ड्स आ जाएगा। अब डिवेंचर पे इंटरेस्ट देना होता है और शेयर पे डिविडेंड देना होता है, ठीक है। तो शेयर होल्डर मालिक है, वो रुक सकता है, इक्विटी का बात करेगा हम लोग, वो रुक सकता है, प्रॉफिट नहीं भी होगा तो वेट कर लेगा, वो तो मालिक है। बट डिवेंचर होल्डर बैंक वेट करेगा, उसको तो देना है, तो रिस्क हो जाता है कि रेगुलर आपको इंटरेस्ट देना है। तो एक पहले दिमाग में क्या रखना होगा भी, इतना पार्ट लोन का रखेंगे, सपोज 40% लोन ले लेते हैं और 60% क्या कर लेते हैं, शेयर इशू कर देते हैं, या 20% लोन 80% कैपिटल, रेशियो बनाना होगा। इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ, कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है ये मिक्स होता है किसका, डेट एंड इक्विटी। डेट में क्या आ गया आपका, लोन डिवेंचर्स, ठीक है। इक्विटी में क्या आ गया आपका, शेयर कैपिटल। कोई रेशियो रखना होगा ना, अगर ये 80 रखेंगे ये 20 हो जाएगा, अगर ये 20 हो जाएगा ये 80 हो जाएगा, ये 50-50 भी हो सकता है। अब बिजनेस अगर नया होगा तो लोन का पार्ट कम होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी अभी सर्टेन नहीं है या अभी आया नहीं है। जितना कम लोन होगा उतना इंटरेस्ट का बर्डन क्या होगा, कम होगा। बड़ा बिजनेस आपका लंबा चल रहा है, 5 साल 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, सर्टेनिटी है प्रॉफिट्स का। अब ऐसा काम कर रहे हैं कि प्रॉफिट तो होना ही होना है, तब लोन का पार्ट थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, उससे फ़ायदा होगा। इंटरेस्ट का बर्डन, इंटरेस्ट कंपैरेटिवली डिविडेंड से कम होता है, रिस्क कम होता है ना, तो आपका अर्निंग्स बढ़ जाएगा, उसके इसमें शेयर होल्डर को फ़ायदा मिलेगा उसका। बट वो रिस्क कब लेगा आदमी, जब कंपनी में कंटिन्यूटी हो, रेगुलरिटी हो, ग्रोथ हो, यानी बिजनेस एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, तब लोन का अमाउंट बढ़ाएं। तो सेकेंड स्टेप हमारा ये होता है कि डिसाइड करना हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, कितना डेट कितना इक्विटी, उसका मिक्सचर डिसाइड करना। तीसरा होता है कि डिसाइड तो कर लिए कि हमारा स्ट्रक्चर इतना होगा, इतना डेट इतना इक्विटी। अब डेट के अंदर भी बहुत सारा ऑप्शन है, डिबेंचर इशू करें कि बॉन्ड्स इशू करें कि बैंक से लोन ले लें या किसी फ्रेंड से लोन ले लें, डायरेक्टर से लोन ले लें, ये भी तो हो सकता है। और इक्विटी का भी तो बहुत तरह है, इक्विटी शेयर इशू कर दें, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दें, तो इसके अंदर भी इंटरनल हुआ, इसको बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फंड। फाइनेंस अरेंज कहाँ से करना है, फाइनेंस अरेंज कहाँ से करना है, इंटरनली करना है, एक्सटर्नली करना है। एक्सटर्नली भी किससे करना है, बैंक से ले लें, बॉन्ड इशू कर लें, इंडिया के बाहर से ले लें, देखना होगा ना, जिसमें आपका कॉस्ट ऑफ फंड क्या हो, कम हो, कॉस्ट ऑफ फंड आपका क्या हो, कम हो, ठीक है। अब एस्टिमेट कर लिए कितना फंड चाहिए, डेट इक्विटी मिक्स फिक्स कर लिए, सोर्सेज ऑफ फंड कहाँ से लेना है वो हो गया डिसाइड, पैसा आ गया, पैसा आ गया। अब पैसा को लगाना होगा, अब जाहिर सा बात है पैसा किस में लगाना होगा, जहाँ सोचे थे, एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में, लैंड में, बिल्डिंग में, प्लांट में, मशीन में, इनटैंजिबल्स में। कुछ पैसा हाथ में भी तो होना चाहिए, करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल। मशीन तो ले लिए, मशीन चलाएंगे कैसे, मशीन के लिए आपको पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल उसमें डालना होगा, इंसर्ट करना होगा, कहाँ से अगर रॉ मटेरियल, पैसा चाहिए ना, एसेट बेच के थोड़ी रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। तो आपको फंड दो जगह लगाना होगा, एक नॉन करंट एसेट्स में और दूसरा करंट एसेट्स में। कुछ पैसा हाथ में भी तो चाहिए, कैश में कहाँ से काम चलेगा, ठीक है। गाड़ी लेने से काम नहीं होगा ना, गाड़ी का पेट्रोल का पैसा भी तो होना चाहिए, दोनों देख के बैलेंस बना के चलना होगा ना, ठीक है। इसको बोलते हैं फंड को एलोकेट करना। ये मैं दायरा बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली क्या क्या करता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, अब बिजनेस शुरू होगा, अब बिजनेस शुरू होगा, ऑपरेशन शुरू होगा। हाँ, मैंने बोला 2 पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, एक तो नया बिजनेस, तो बिजनेस स्टार्ट ही करेंगे, एक दूसरा एक्सपेंशन, ब्रांच खोल लिए, किसी दूसरा जगह में फैक्ट्री सेटअप कर दिए, तो फैक्ट्री चलने लगेगा नया वाला, जो पहले से चल रहा है वो चल रहा है। बट अगर बिजनेस नया होगा फिर तो आपका पूरा ऑपरेशन ही न्यू है,
परचेज होना शुरू होगा, सेल होना शुरू होगा, गुड्स परचेज करेंगे, फिर लेबर का पेमेंट करेंगे, गुड्स के ऊपर खर्चा होगा, गुड्स फिनिश होगा, देन उसको बेचेंगे, सेल का पैसा आएगा, फिर परचेज करेंगे, साइकिल चलेगा। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल। तो अब क्या कमाएंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट कमाएंगे तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे, पड़े रहेगा? नहीं, जिससे पैसा लिए हैं, जिससे पैसा लिए हैं उसको देना भी तो होगा। क्या लेगा डिवेंचर होल्डर? इंटरेस्ट। क्या लेगा बैंक? इंटरेस्ट। क्या लेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर? प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या लेगा इक्विटी शेयर होल्डर? इक्विटी डिविडेंड। और क्या सारा पैसा बांट देंगे? ना, कुछ पैसा रखना होगा, कुछ पैसा रखना होगा। सारा पैसा उड़ा देंगे, दे देंगे, एक बार तो अच्छा लगेगा। होता क्या ना, किसी को एक बार इनकम दे दिए, डिविडेंड, बोला लो इतना डिविडेंड दे रहे हैं, अरे डिविडेंड आ गया। अगला साल जब प्रॉफिट नहीं होगा और डिविडेंड नहीं देंगे, उसके मन में आएगा ना कि कंपनी का प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, डिविडेंड नहीं दे रही है, तो कुछ पैसा रखना होगा हाथ में, फ्यूचर में काम आएगा। उसको बोलते हैं, तभी तो ग्रोथ होगा। बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगेगा तभी तो ग्रोथ होगा। क्या कारण है कि किसी कंपनी का शेयर 100 से 120, 130 फिर दोबारा 100 पे आ जाता है? मैं लॉसेस का बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनी कमा रही है तब भी शेयर का दाम ज़्यादा नहीं बढ़ता है। क्या कारण है? कंपनी डिविडेंड ज़्यादा देती होगी, खासकर सरकारी कंपनी। जितना सरकारी कंपनी होता है, गवर्नमेंट कंपनी होता है, उसका शेयर का वैल्यू ज़्यादा नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उन लोग अपना प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। गवर्नमेंट कंपनी जो है उसका मालिक कौन है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो उन लोग डिविडेंड ले लेता है, तो कंपनी के पास प्रॉफिट बचता नहीं है। तो प्रॉफिट होगा तभी ना शेयर का वैल्यू बढ़ेगा। कंपनी का शेयर का वैल्यू बढ़ने का कारण ये है, सबसे मेन कारण, प्रॉफिटेबिलिटी। और उसको डिस्ट्रीब्यूट जितना कम करेंगे उतना कंपनी के अंदर प्रॉफिट बढ़ा हुआ रहेगा, शेयर का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा, ग्रोथ होगा। बट अगर दूसरा कंपनी का बात करें, प्राइवेट कंपनी का, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, 500 का शेयर 1000 का शेयर 1500, 1600, 1800 तक पहुंच जाता है। क्यों? डिविडेंड कम देती है या नहीं देती है, तो प्रॉफिट जो आ रहा है उसको आप एक्सपेंशन में यूज कर रहे हैं। शेयर का वैल्यू तो बढ़ेगा, शेयर का वैल्यू क्या होगा? उससे बढ़ेगा। तो वैल्यू बढ़ता है किसका? शेयर होल्डर का। अल्टीमेटली फायदा शेयर होल्डर को ना हो रहा है। तो प्लान करना होगा कितना पैसा बांटें। देखिए, इंटरेस्ट तो देना है, वो तो ट्रस्ट से मस्त नहीं होगा, उसको तो इंटरेस्ट देना है डिवेंचर होल्डर को। बट शेयर होल्डर से हम बात कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं कि डिविडेंड कम दें या ऑप्टिमम दें। कुछ पैसा बिजनेस में रखना जरूरी है, इसको भी तो मैनेज करना है। इसको बोलते हैं बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या सरप्लस। ये हुआ। अब जितना एक्टिविटीज़ है कंपनी के अंदर हो रहा है डेली बेसिस पे, उसको भी तो मैनेज करना है। सारा डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना होगा, सारा डिपार्टमेंट के फंड का रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा, सबको टाइमली फंड मिले, लिक्विडिटी मेंटेन रहे, एक्स्ट्रा पैसा हाथ में रहे। बहुत सारा कंपनी इस कारण से भी दिवालिया होता है, क्योंकि इंसॉल्वेंट होता है, क्योंकि उसके पास लिक्विडिटी मेंटेन नहीं होता है। एसेट बहुत सारा है बट फंड नहीं है, कैश नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है। ये कारण भी दिवालिया बैंकरप्ट होने का है। तो ये सारा एक्टिविटीज़ को मैनेज करना जरूरी है। ये हुआ बेसिकली आपका, हाँ, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? वही स्टेबिलिटी, सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा ना। तो मैं इसको एग्जाम्पल से बताता हूँ थोड़ा सा। एक तो आपका बेसिकली क्या हुआ, फंड का एस्टिमेट करना, रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरा क्या डिसाइड करना आपको, कैपिटल स्ट्रक्चर का मिक्स क्या होना चाहिए, है ना। और तीसरा क्या होना चाहिए, फंड को अरेंज करना होगा, फंड के सोर्सेस, फिर फंड को लगाना होगा एलोकेशन, फिर कमाना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, फिर सबको सारी एक्टिविटीज़ को क्या करना होगा, मैनेज करना होगा। ये हो गया आपका, जो मैंने चार्ट यहाँ पर जो दिख रहा है उसके हिसाब से बताया, नीचे में पूरा उसका डिटेल दिया हुआ सारा, ठीक है। या पढ़ेंगे वो क्लियर हो जाएगा। एक बार गो थ्रू कर सकते हैं जो फाइनेंस मैनेजर को बेसिकली क्या क्या काम करता है। सबसे पहले यहाँ 6 पॉइंट्स में दिया हुआ है, ऊपर 5 था। पहले तो फंड का रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना, है ना। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना। ये चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स हैं, मैं लिंक करूँगा, अभी देखिएगा बाद में, ठीक है। फिर फाइनेंस कहाँ से रेस करना है ना। फिर फंड को लगाना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, ये हुआ। फिर कैश को मैनेज करना बिजनेस के अंदर, और फिर मेन क्या हो गया आपका, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। एक और हो सकता है इसमें है, हाँ है, कोई एक्टिविटी को कंट्रोल करना, 7 इसमें दिया हुआ है। सबसे पहला कौन सा हुआ, एस्टिमेशन ऑफ फंड,
ठीक है, प्रोजेक्ट बनाना। दूसरा क्या हुआ बताइए, कैपिटल स्ट्रक्चर का मिक्स, डेट इक्विटी कितना होगा। तीसरा क्या हुआ बताइए, सोर्सेज ऑफ फंड, कहाँ से बेसिकली फंड रेज करना है। फोर्थ क्या होगा बताइए, फंड जो कमाए हैं उसका सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना है, कितना करना है। फिर पांचवा कैश को मैनेज करना, और फिर जो बेसिकली सारा एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, वो सारा लेके चलना। ये सारा बेसिकली आपका क्या हुआ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप एंड फंक्शन है। ठीक है, कुछ और भी अदर फंक्शन दिया हुआ है। अदर फंक्शन जैसे डेटर से पैसा टाइमली लेना, क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट करना। क्रेडिटर को टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे रेपुटेशन खराब होगा, कंपनी का रेटिंग्स होता है, रेटिंग खराब हो जाए कंपनी, जहाँ रेटिंग खराब हुआ, टाइमली डिफॉल्ट किया, टाइमली पेमेंट नहीं किया, तो फिर फर्दर लोन लेने में दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब मेंटेन करने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे किसी आदमी का रेपुटेशन होता है वैसे कंपनी का भी, कंपनी तो पर्सन ही है ना, है ना। फिर सबको रिटर्न सेटिस्फैक्टरली मिले ये देखना होगा, लैंडर्स का रिपेमेंट टाइमली करें, कंपनी के शेयर होल्डर का वैल्यू को बढ़ाएं। ठीक है, उसके बाद कंपटीशन में सरवाइव करें, और जो बेसिकली फाइनेंस के रिस्पेक्ट में जितना भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें, सारा कंप्लायंस करें। ये सारा काम बेसिकली कौन करेगा, फाइनेंस मैनेजर, या फाइनेंस मैनेजर की जो टीम होगा, जो सीएफओ के नीचे काम कर रहा होगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सारा उसको ये काम देखना होगा। ठीक है, अब मैं इसको एक देखिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये वाला, की डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं इसी को लिंक करूंगा, ऐसे हम लोग पढ़ रहे थे स्कोप एंड फंक्शन पढ़ रहे थे, है ना। अब मैं लिंक करता हूं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है की डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैं इसको स्कोप एंड फंक्शन से लिंक करूंगा। की डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको मैं स्कोप एंड फंक्शन से लिंक कर दूंगा, अभी देखिएगा। ठीक है, बस समझ लीजिए कि जो बताया था उसमें एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, मतलब एग्जांपल मतलब क्या, फिगर्स लेके बता रहा हूँ। ठीक है, जस्ट टेक ए सिचुएशन, एक सिचुएशन लेते हैं हम लोग। ठीक है, सिचुएशन ये है कि एक कंपनी है, नया बिजनेस शुरू कर रही है। एक्सपेंशन पे भी जो बताऊंगा वो एप्लीकेबल होगा। अभी मैं मान रहा हूँ कि नई कंपनी नया बिजनेस शुरू कर रही है, कंपनी नई बन रही है, चलिए ठीक है, कंपनी बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी सपोज। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, देखिए जो पढ़े हैं लिंक वही होगा, बट क्या है कि जब उसको हम किसी डिफरेंट फॉर्म में पढ़ें तो लिंक जो होता है वो दिमाग में जाएगा, और जब हम फर्दर पढ़ेंगे ना तो लिंक होगा सारा। ठीक है, कोई चीज़ बार बार देखते हैं ना तो याद हो जाता है। एक पर्पस तो मेरा वो भी है, बट थोड़ा पढ़ाने का मैं थोड़ा जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो की डिसीजंस मेरे को बताना है, लेकिन मैं उसको स्कोप एंड फंक्शन से लिंक करूँगा। आप समझ गए होंगे उसको सारा, मतलब एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली वो करना क्या है हमको, बट मैं एग्जांपल से बताऊंगा इसको, फिगर से बताऊंगा इसको। ठीक है, तो एक सिनेरियो आप अज्यूम करिए, मैं ले रहा हूँ कि कंपनी कोई है, वो नया बिजनेस स्टार्ट कर रही है। सपोज कंपनी इज स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, कंपनी नया बिजनेस शुरू कर रही है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, एस्टिमेटिंग कैपिटल आउटले। आउटले मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस। सबसे पहले हमारा देखिए ऐसे समझिएगा ना, एसेट अगर लेना हो तो पहले फंड आता है फिर ना एसेट आता है, बट फंड कितना आता है वो किस पे डिपेंड करता है, एसेट का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो बेसिकली एक्सपेंडिचर होने वाला है कैपिटल नेचर का,
मतलब एसेट्स कितना का है, कितना पैसा आपका, कितना का प्रोजेक्ट है आपका। जैसे होता है ना कि बैंक से लोन लेते हैं, बैंक पूछेगा कितना का प्रोजेक्ट है आपका, बोलेगा नहीं 1 करोड़ का है, यानी आपका 1 करोड़ लगने वाला है। तो कुछ पैसा बैंक दे, कुछ पैसा हम मिलाएं, कुछ पैसा बैंक देगा। तो सपोज एज्यूम कर रहा हूं 100 लाख का रिक्वायरमेंट है, सपोज 1 करोड़ का रिक्वायरमेंट है। ये पहला स्टेप हुआ। फिर स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 हमारा क्या होगा बेसिकली, डिसीजन रिगार्डिंग डेट एंड इक्विटी मिक्स। मतलब हम फंड रेज करेंगे बाद में, फंड रेज करने के पहले ये 2 काम हो जाना चाहिए। पहला काम हमारा क्या होगा बताइए, कितना फंड लगेगा। दूसरा काम क्या हो जाना चाहिए, जो फंड आएगा उसमें कितना ओनरशिप वाला होना चाहिए, कितना आउटसाइडर से लेना है। ठीक है, तो डेट इक्विटी मिक्स मैंने बताया था अभी क्या होता है डेट इक्विटी मिक्स, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो। ठीक है, सपोज किसी को लेते हैं, डिसाइड किए कि जो डेट है ना वो 40 लाख होना चाहिए, मतलब कितना 40%, और जो इक्विटी है आपका वो कितना होना चाहिए 60%। यानी 100 रुपये में 40 रुपये लोन लेंगे, 60 रुपये अपना होगा, है ना। हो गया डिसीजन। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, फंड आर अरेंज्ड। अब फंड को अरेंज किया जाएगा, अब फंड को अरेंज किया जाएगा। तो फंड अरेंज किससे करेंगे, मिक्स तो डिसाइड कर लिए कि 40% डेट रखना है और 60% इक्विटी रखना है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, फिगर एज्यूम किए कि इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, ये रखे 50 लाख का, 10% एज्यूम किया मैंने। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये मैंने रखा 10 लाख का। फिर मैंने क्या रखा, 9% का डिवेंचर, ये रखा मैंने 15 लाख। और सपोज 8.5% मैंने रख दिया बैंक लोन, ये 50, ये 10, ये 15 और ये हो गया 25। ये मैंने फिगर एज्यूम किया। अब ये इंटरेस्ट एज्यूम किया मैंने 8.5 और ये 9। आपके दिमाग में हो सकता है कि मान लीजिए कि जब उसे 8.5 मिल ही रहा है तो डिबेंचर क्यों इशू किया। अलग अलग सर्कमस्टांसेस होता है लोन इशू करने का, बैंक से जितना मिलेगा उतना ही लेंगे। बहुत सारे मैटर करता है कि कंपनी को डिबेंचर इशू करना है कि नहीं करना है, ये बैंक से भी ले लें। ये फिगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ खाली, और कुछ नहीं है। मैं खाली ये भी बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी कहाँ कहाँ से फंड रेज कर सकती है। अलग अलग फंड होता है, ठीक है, और टाइमिंग पे भी तो मैटर करता है। डिबेंचर हमने इशू किया आज और लोन लिया बैंक से 6 महीने बाद, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम नहीं होगा ना, अंतर हो सकता है उस केस में, तो वो कारण भी एक हो सकता है, ठीक है। और दूसरा, हम एक लोन लेके रखे हुए हैं, ऊपर से और लोन ले रहे हैं, तो रिस्क बढ़ेगा, तो इंटरेस्ट का रेट भी क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि सामने वाला बोलेगा ना कि आप ऑलरेडी खड़े हैं लोन पे, हमसे आप और पैसा मांग रहे हैं, फिर तो इंटरेस्ट रेट का फ़र्क पड़ सकता है ना उस केस में। अब अगर हम देखें, ये दोनों जो हुआ आपका, ये हुआ इक्विटी। अगर आप वैल्यू निकालें, ये कितना आ रहा है 60 लाख, और ये जो दोनों हुआ ये क्या हुआ आपका डेट, कितना हो गया 40 लाख। देखिए रेशियो मेंटेन हुआ, 60% इक्विटी और 40% डेट। मैं सब एग्जाम्पल एज्यूम किया हुआ है, सब एग्जाम्पल एज्यूम किया हुआ है, ठीक है, फिगर सब एज्यूम्ड है। ये हो गया स्टेप नंबर 3। अब बताइए क्या होगा।
पैसा आ गया, पैसा आ गया। अब स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे बताइए, मैं बताता हूँ। स्टेप 4 में क्या होगा कि जो पैसा आया वो रखे तो रहेंगे नहीं, अब उसको तुरंत इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके, इमीडिएटली नहीं, जितना जल्दी हो सके पैसा लगाना होगा जिस काम के लिए किए थे, आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यानी कि फंड आर नाउ इन्वेस्टेड। फंड को अब क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट किस में करेंगे, 2 जगह, नॉर्मली 2 जगह। पहला मान लीजिए लगा दिए नॉन करंट एसेट्स में 85 लाख और करंट एसेट्स में लगा दिए 15 लाख। कितना हो गया फंड का, 100 लाख। ठीक है, मैंने ज़ूम किया 90-10 भी हो सकता था, 95-5 भी हो सकता था, वो तो बिजनेस पे डिपेंड करता है भी वर्किंग कैपिटल मेंटेन कितना करना है। बिजनेस डिसाइड करता है, बिजनेस का ऑपरेशन डिसाइड करता है कि आपका फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कितना होना चाहिए और उसके लिए वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए। करंट एसेट मतलब यहाँ पर क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए। हाँ, नॉन करंट एसेट मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स 1 साल से ज़्यादा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन। बिजनेस करंट एसेट से नहीं होगा, प्रोडक्शन करंट एसेट से नहीं होगा, नॉन करंट एसेट से होगा। मतलब किससे होगा, वो फिक्स्ड एसेट से होगा। लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीन चाहिए, है कि नहीं, ये सब से ना बिजनेस होगा। बट बिना करंट एसेट के कैसे करिएगा, करंट एसेट्स का जरूरत पड़ता है। आप मशीन तो ले लिए, बट मशीन में प्रोडक्शन क्या चीज़ का होगा, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें तो रॉ मटेरियल का पैसा कहाँ से आएगा, मशीन थोड़ा बेचेंगे, उतना पैसा कैश हाथ में होना चाहिए। आप जब जब कोई भी आदमी बिजनेस करता है, गुड्स बनाता है, गुड्स बना के रखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो स्टॉक में भी तो पैसा लगा हुआ है। स्टॉक किस में आता है, करंट एसेट्स में। हम जब बिजनेस करते हैं, गुड्स को बेच देते हैं तो कुछ पैसा डेटर में फंसा हुआ रहता है, क्रेडिट सेल में। तो डेटर का पैसा कहाँ से आया है, कहीं ना कहीं से तो आया है। ये सब क्या है, करंट एसेट। और कुछ और एक सबसे मेन पैसा कहाँ रहता है, कैश में, बैंक में। ये हमारा बेसिकली क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल। कैश के बिना बिजनेस नहीं होगा, स्टॉक के बिना बिजनेस नहीं होगा। हमको डेटा मैनेज करके चलना होगा, मेंटेन करके चलना होगा। तो जो भी पैसा हमारा आता है लॉन्ग टर्म का, हम लॉन्ग टर्म का ही बात कर रहे हैं फिलहाल अभी, वो पैसा 2 जगह लगा रहेगा। एक आपका लगा रहेगा किस में, फिक्स्ड एसेट्स में, लैंड में, बिल्डिंग में, प्लांट में, मशीन में, जो स्टार्टिंग में डिसाइड किए थे। और दूसरा किस में लगा रहेगा, करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स के बिना बिजनेस नहीं होगा, करंट एसेट्स के बिना बिजनेस नहीं होगा, है ना। तो ये दोनों लग गया पैसा। अब उसके बाद क्या होगा बताइए, अब हमारा क्या होगा, स्टेप नंबर 5 में अब बिजनेस करेंगे, ऑपरेशन शुरू होगा। ऑपरेशनल एक्टिविटीज आर कैरिड ऑन। क्या होगा उससे, प्रॉफिट्स होगा। और प्रॉफिट से क्या देते हैं हम लोग, डिविडेंड। तो क्या आएगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कब आता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ का होगा, डिविडेंड का ना। इंटरेस्ट तो पहले ही ले लेता वो, बात करें शेयर होल्डर को डिविडेंड देना होगा। अब प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट 2 चीज होगा ना, प्रॉफिट या तो डिस्ट्रीब्यूट करें, प्रॉफिट भी देखना होगा ना, कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा और कुछ प्रॉफिट को रखना होगा। क्या बोलते हैं उसको, रिटेन्ड अर्निंग्स। ये 1 साल का डेटा हुआ। अब ऐसा फिर अगला साल फिर होगा, बट हाँ बार बार फंड रेस नहीं करेंगे, बट वो तो एक्टिविटी रेगुलर है, रेकरिंग नेचर का एक्टिविटी है, तो हमेशा फंड का तो मैनेजमेंट जरूरी है ना।
अब बात को समझिए, इसी में पूरा हमारा कहानी है, इसी में पूरा हमारा डिसीजंस है, इसी में पूरा हमारा सिलेबस है। कैसे मैं बात बताता हूँ, देखिए कैपिटल आउटले, चलो ये तो बजट हो गया, बजट बनाना भी कितना कितना हमारा खर्चा होगा। डिसीजन लेना कि डेट इक्विटी मिक्सचर कितना होना चाहिए, और देन फंड को रेस करना, देन फंड को रेस करना। तो ये जो बेसिकली हमारा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब फाइनेंस कहाँ से रेस करें, फाइनेंस कैसे रेस करें, कितना डेट से रेस करें, कितना इक्विटी रेस करें, इक्विटी से रेस करें, ये हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन हुआ। फाइनेंस लेने के टाइम पे डिसीजन लेना, ठीक। अब जो फाइनेंस आया उसको पैसा लगा रहे हैं हम लोग, तो सोचिए बात को, जब फाइनेंस रेस करते हैं तो फाइनेंस रेस करने के टाइम पे बहुत सारा एक बात आता है, मैं इसको डिस्कस करूंगा बाद में। तो फाइनेंसिंग डिसीजन बेसिकली जो होता है वो फाइनेंस लेते समय का डिसीजन है कि फाइनेंस रेस कहाँ से करना है, लेकिन जब फाइनेंस आ गया उसको लगाना भी तो होगा। लगाना किस में होगा, फिक्स एसेट्स में, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट करना। इसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसको बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और जब प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट को बांटें कि नहीं बांटें, बांटें तो कितना बांटें, कितना रखें, कितना ग्रोथ में काम आएगा, इसको बोला जाता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजंस, इसको मैं अगर 1 नंबर दे दूं, इसको मैं 2 नंबर दे दूं, इसको मैं 3 नंबर दे दूं, ठीक है। तो ये जो आपका बेसिकली 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, कंसिडरिंग ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये बेसिकली हमारा क्या हुआ, पर्पस, या बोल सकते हैं हमारे ये की फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन है, ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पे लेते रहेंगे। और इसके पीछे हमारा पर्पस क्या होता है, दो, पहला सर्वाइवल और दूसरा ग्रोथ। किसके लिए, कंपनी का मालिक कौन, शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज होना चाहिए। अल्टीमेटली शेयर होल्डर का वेल्थ क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज। वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगा, प्रॉफिट कमाते जाएं और शेयर का वैल्यू क्या होगा, बढ़ना चाहिए, शेयर का वैल्यू हमारा बढ़ना चाहिए। तो ये बेसिकली जो हुआ, ये जो बेसिकली हमारा हुआ, हमारे की एफएम के डिसीजन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमारे डिसीजंस हैं, ठीक है। वेल्थ मैक्सिमाइज किसका, ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे की मैनेजमेंट डिसीजन हुए। अगर आप इसको ध्यान दें, डिसीजन तो बेसिकली 3 हुए, की ऐसा नहीं कि और नहीं है, और है, यहाँ भी तो डिसीजन लेना पड़ेगा, स्ट्रक्चर आपका क्या होना चाहिए, कितना डेट, कितना इक्विटी। बट अगर की डिसीजन का बात करें, एक फाइनेंसिंग, दूसरा इन्वेस्टमेंट और तीसरा कौन सा, डिविडेंड। तीनों इंपॉर्टेंट है, बट इसके लिए आपको डेट इक्विटी का मिक्स डिसाइड करना जरूरी है कि नहीं। और ये तीनों डिसीजन को अगर जोड़ दें
इंक्लूडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। तो बेसिकली आपका ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, क्या है ऑब्जेक्टिव है? दो, एक सर्वाइवल, दूसरा ग्रोथ। और अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कंपनी का शेयर होल्डर है, उसका वेल्थ क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। समझ रहे बात कोई वाला? ठीक है, एक आइडिया मिल गया होगा, मिल रहा होगा। बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं। अब मैं इसमें आपको सिलेबस गिनाऊंगा पूरा, ये आपको पढ़ना होगा। हमारे जो देखिए आपके सामने की डिसीजन जो बेसिकली हमारे होते हैं, 3 डिसीजन है, एक इन्वेस्टमेंट, दूसरा फाइनेंसिंग और तीसरा कौन सा? डिविडेंड। थोड़ा सा बता देता हूँ, देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। पहले आते हैं इसमें फाइनेंसिंग डिसीजन में। पहले आते हैं हम लोग इसमें फाइनेंसिंग डिसीजन में। फाइनेंसिंग हमारा नीचे दिया हुआ है, ये देखिए। फाइनेंसिंग डिसीजन बेसिकली हुआ कि हम जो बेसिकली फंड रेस कर रहे हैं, वो फंड हम कहाँ से रेस करेंगे? इक्विटी शेयर से रेस करें, डिबेंचर से रेस करें, लोन से रेस करें या बॉन्ड से रेस करें, कहाँ से रेस करें, और कितना पार्ट डेट, कितना पार्ट हमारा इक्विटी होना चाहिए, है ना। और इसमें ये ध्यान रखना होगा कि बिजनेस किस पोजीशन पे खड़ा हुआ है, नया है या एग्जिस्टिंग है। अगर नया होगा तो लोन का पार्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक लेवल तक होना चाहिए। लोन का पार्ट बढ़ने से रिस्क बढ़ जाता है, भले उसका इंटरेस्ट कंपैरेटिवली डिविडेंड से कम होता है, लेकिन उसका रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि फिक्स नेचर ऑफ इंटरेस्ट का आपको पेमेंट हर महीना हर साल करना होगा। पर डिविडेंड को पोस्टपोन किया जा सकता है, इंटरेस्ट को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। एक्सेप्शनल केसेस में अभी मोरेटोरियम जब मिलता है, जैसे अभी कोविड-19 का आया, उस केस में जैसे मान लीजिए पोस्टपोन होता है, पर देना तो पड़ेगा, माफ़ तो नहीं होगा ना, है ना। पर डिविडेंड क्या होता है, आराम से पोस्टपोन किया जाता है, ये तो कंपनी का मालिक है। तो बैलेंस बना के चलना होगा फाइनेंसिंग डिसीजन में भी, कितना इक्विटी रखें, कितना डेट रखें, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट रेट का फ़र्क पड़ जाता है। मैं बता रहा हूँ, पढ़ेंगे हम लोग बाद में, डिबेंचर का इंटरेस्ट कंपैरेटिवली डिविडेंड से कम होता है। वो सिंपल का कारण है, अगर आप कंपनी को लोन दें और अगर आप कंपनी का शेयर परचेज करें, तो आपका डिमांड ऑफ इनकम शेयर में बढ़ जाएगा, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हैं। क्योंकि आपको डिबेंचर के बाद पैसा मिलेगा, कंपनी कमाएगी तो मिलेगा। बट डिबेंचर अगर कंपनी को लोन देंगे तो आपको मिलना ही मिलना है, आपको रेगुलर मिलना है पैसा इनकम का, क्योंकि आप रिस्क कम ले रहे हैं। और शेयर में क्या होता है, रिस्क कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। जहाँ रिस्क ज़्यादा होगा, रिटर्न भी क्या हो जाएगा, सामने वाला पैसा ज़्यादा लेगा। ठीक है, रिस्क ज़्यादा, रिटर्न भी ज़्यादा, तो बैलेंस बना के चलना है। तो इसको बोलते हैं बेसिकली फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक, अब उसके बाद अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट डिसीजन का जहाँ तक बात करें हम लोग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेसिकली हुआ कि जो फंड हमने रेस किया उसको हम एसेट्स में लगाएंगे, है ना। एसेट्स में लगाएंगे तो अब सपोज मशीन का ही बात करें, ठीक है, मशीन का हम जो काम कर रहे हैं, जो हमको प्रोडक्शन करना है, उसके लिए कोई एक मशीन अवेलेबल नहीं होगा, अलग अलग तरह का मशीन अवेलेबल होगा। काम वही करेगा पर डिफरेंट तरीके से कर सकता है। जैसे क्या अंतर आ सकता है, मशीन ए, मशीन बी। मशीन ए का लाइफ 10 साल है, बी का लाइफ 15 साल है। ए हमको 10 साल तक रिटर्न देगा, बी हमको 15 साल तक देगा। बट दूसरा कॉस्ट में अंतर आ जाएगा, मशीन बी महंगा है, मशीन बी कंपैरेटिवली ए से क्या है, महंगा है। तीसरा बात, रिपेयर मेंटेनेंस, मशीन जितना पुराना होगा रिपेयर मेंटेनेंस कंपैरेटिवली क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, है ना। तो हमको बैलेंस बना के चलना होगा भी, बेसिकली हम पैसा किस एसेट्स में लगाएं कि हमको रिटर्न क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा, और खर्चा क्या हो, कम से कम हो। खर्चा क्या हो, कम से कम हो। इवन आप भी जब कोई अगर सपोज मान लेते हैं कि कोई लैपटॉप ही ले रहे हो, बहुत सारा वैरायटी है, डेल का मिल जाता है, एचपी का मिल जाता है, नवो का मिल जाता है, आसूस का मिल जाता है, पर लेते तो कोई ये क्या ना, उसमें आप डिसाइड कर रहे होते हैं। पहले दिमाग में क्या रहता है, एक माइंड सेटअप, मोबाइल भी लेते हैं उसमें भी आप सोच लेते हैं, ठीक है। तो लैपटॉप का अगर बात करें, मान लीजिए बजट है 50,000 का, सीधा बोलते हैं उसको 50,000 तक का दिखाइए, बट हाँ पसंद 50,000 के ऊपर ही आएगा हमेशा, वो ऐसा होता है, नॉर्मल सा बात है। अगर 50 का बजट बना लिए, ठीक है, अब 50 के अंदर बहुत सारा मिल जाएगा, बट अंदर क्या चीज़ का आएगा, रैम का अंतर आ जाएगा, प्रोसेसर का अंतर आ जाएगा, मेमोरी का अंतर आ जाएगा, लुक का अंतर आ जाएगा। तो और आपको यूज़ क्या करना है,
पर्सनल करना है कि बिजनेस करना है, गेम खेलना है, उसमें ग्राफिक कार्ड लग जाएगा तो खर्चा बढ़ते जाएगा ना। और दूसरा आफ्टर सेल सर्विस किस में अच्छा है, डेल में है तो वो पसंद आएगा, बहुत सारी चीज़ देखना पड़ता है ना। तो वही चीज़ जो आप प्रैक्टिकली आप पर्सनल चीज़ के लिए सोचते हैं परचेज करने में, मोबाइल में, लैपटॉप में, कपड़ा में, वो चीज़ आप बिजनेस में जो बेसिकली पैसा लगा रहे हैं वो भी सोचेगा ना कि कौन सा मशीन लें जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, आउटपुट ज़्यादा हो, खर्चा क्या हो, कम से कम। बैलेंस बना के चलना होगा, लाइफ देखना होगा, रिपेयर मेंटेनेंस देखना होगा, उसके बाद उसका मान लेते हैं कि लाइफ हो गया उसका, ठीक है, कितना कॉस्ट उस पर लग रहा है वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज़, एक्सचेंज वैल्यू क्या है, बहुत सारा चीज़ देखना होगा उस केस में, अपडेट है कि नहीं, पुराना है क्या है, वो सब देख के चलना होगा। तो अल्टीमेटली पर्पस क्या है, प्रॉफिट ज़्यादा हो, प्रॉफिट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा, रिटर्न ज़्यादा आना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है। लैंड में दिक्कत नहीं है इतना, बिल्डिंग में नहीं है, मेन बेसिकली जिससे प्रोडक्शन हो रहा है वो तो उसी पे तो ध्यान देना है। क्योंकि एक बार पैसा लग गया, एक बार शोरूम से गाड़ी निकल गया, रोड पे आ गया, वैल्यू तुरंत गिर जाता है। एसेट का वैल्यू तब तक है जब तक शोरूम के अंदर है, नया है, पैक किया हुआ। जहाँ यूज़ में आ गया फिर आपको लगा कि ख़राब है तो रिटर्न करने में पूरा पैसा थोड़ा मिलेगा, तो पैसा का वेस्टेज हो जाएगा। तो पैसा जिससे लिए वो तो रिटर्न डिमांड करेगा ना। तो ये सब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आता है, डिसाइड कैसे करें। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों हो गया। कितना कैश तो चलो ठीक है समझ में आता है, बट एसेट परचेज करना वन टाइम है ना, वो थोड़ा ध्यान रखना होगा उस केस में। ये वो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। और तीसरा जो मेन डिसीजन कौन सा हुआ, डिविडेंड। तो आप मान लीजिए बिजनेस के लॉस आया तब तो अलग बात है, प्रॉफिट अगर आया तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, प्रॉफिट को। तो कितना डिस्ट्रीब्यूट करें कितना नहीं करें, है ना। क्योंकि जितना, एग्जांपल दूंगा बाद में आप लोग को, जितना डिविडेंड कम देते हैं या ठीक ठाक देते हैं और प्रॉफिट को बचा लेते हैं और रिटेन अर्निंग अपने पास रखते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस आपने सुना होगा, उतना शेयर का वैल्यू बढ़ जाता है, उतना कंपनी एक्सपेंड करती है। डिविडेंड अगर सारा बांट देंगे तो शेयर का वैल्यू कैसे बढ़ेगा। आपको एक्सपेंशन करने के लिए पैसा चाहिए। अब मान लीजिए कि कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी, उसको तो देना होगा, रेपुटेशन भी तो मेंटेन करना है, डिविडेंड का पेमेंट भी तो मेंटेन करना है। बट कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी नहीं है, एक्सपेंशन पे ध्यान देती है, वो डिविडेंड कम देगी। क्योंकि पता है, शेयर होल्डर को भी पता है कि लगाए हैं पैसा तो रुकना होगा, शेयर का वैल्यू धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। जब एक्सपेंशन का रिजल्ट आएगा ना, शेयर का वैल्यू बढ़ेगा। तो ये सब जो डिसीजन है, डिविडेंड कितना दें, कैसे दें, शेयर का वैल्यू भी मेंटेन होना चाहिए, तो ये डिविडेंड डिसीजन में आता है। ये चैप्टर है ना। अब मैं इसको बताता हूँ आप लोग को। देखिए ये वाला पार्ट देखिएगा। देखिए, अब देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक जो आपके सामने बना हुआ है चार्ट, 3 डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन। ये सिलेबस है, ये आपका इंटर लेवल का सिलेबस है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कोई एसेट परचेज करना और लॉन्ग टर्म एसेट परचेज करना, ठीक है। शॉर्ट टर्म भी इसमें आता है, लॉन्ग टर्म मतलब मशीन, लैंड, बिल्डिंग, मतलब और जिससे आपको रिटर्न आएगा। और शॉर्ट टर्म मतलब कौन सा हो गया, कैश, बैंक, डेटर्स। तो आप पैसा जब इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ पार्ट लॉन्ग टर्म में रहेगा, कुछ पार्ट किस में रहेगा, शॉर्ट टर्म में रहेगा, करंट एसेट्स में रहेगा। तो इसको डिसीजन लेने का पर्पस को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये चैप्टर्स हैं 2। पहला लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना, इसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, और शॉर्ट टर्म डिसीजन जो लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। पे कितना पैसा कैश में रखें, कितना पैसा बैंक में रखें, कितना पैसा स्टॉक में रखें, कितना आपको एक्सपेंसेस में मैनेज करना है, रॉ मटेरियल कितना, WIP कितना, ये सब किस में आता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये चैप्टर है पूरा, और ये चैप्टर है, ठीक है। फिर फाइनेंसिंग डिसीजन का बात करें, मैं लिंक किया था। पहले क्या डिसाइड करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, है कि नहीं, ठीक है। फिर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिए भी, इतना डेट इतने इक्विटी हो गया। अब डेट बढ़ने से रिस्क बढ़ेगा, गाड़ी तेज चल रहा है ना, पहुंचेंगे जल्दी, लेकिन पलटी पुलटी हो गया तो बैलेंस खराब हुआ तो गए काम से, फिर कहीं और पहुंच जाएंगे, है ना। तो रिस्क हो जाता है लाइफ का भी। तो बिजनेस में क्या रिस्क होगा, बंद हो जाएगा कंपनी, बिजनेस दिवालिया हो जाएगा,
तो डेट इक्विटी मिक्स करना, सही ऑप्टिमम मिक्स करना जरूरी है ना। तो इसको बोलते हैं डेट इक्विटी मिक्स। हमारे पर्पस के हिसाब से हमारे हम बेसिकली हम क्या है, हम कैसे बिजनेस करें, उस पर डिपेंड करता है डेट इक्विटी मिक्स क्या, हम किस जगह पे खड़े, नया है कि पुराना है कि, उस पर डिपेंड करता है। प्रॉफिटेबिलिटी की सर्टेनिटी है कि नहीं। तो हमको डेट इक्विटी पहले तो मिक्स करना है, जिसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, अब रिस्क बढ़ना, डेट का रिस्क बढ़ाना, जितना ज़्यादा लोन लेंगे ना, जितना ज़्यादा लोन लेंगे फ़ायदा पता क्या होगा, इंटरेस्ट कम होता है, इंटरेस्ट कम होता है। तो इंटरेस्ट अगर कम होगा तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसको होगा, शेयर होल्डर को। मैं एग्जांपल दूंगा इसके बाद में, जितना डिवेंचर बढ़ेगा, जितना लोन बढ़ेगा, इंटरेस्ट का रेट कम होता है। तो इंटरेस्ट कम होगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिट बाहर कम जाएगा। और एक चीज़ और ट्राई करिएगा समझने का, इंटरेस्ट आपको आपने पढ़ा होगा टैक्स में, सुना होगा आपने, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट पीएल में डेबिट होता है, और इंटरेस्ट अगर पीएल में डेबिट होगा तो एक्सपेंस क्या होगा, बढ़ेगा, इनकम क्या होगा, कम होगा, टैक्स में सेविंग्स होगा। इंटरेस्ट टैक्स में सेविंग करता है, बट डिविडेंड एक्सपेंस नहीं है। डिविडेंड आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, वो तो पीएल में डेबिट नहीं होता है, तो उसमें कोई टैक्स बेनिफिट, इवन डिविडेंड में तो और दिक्कत है, सीडीडी देना पड़ता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, और जाएगा पैसा बाहर। तो इंटरेस्ट का फ़ायदा बहुत है, बट रिस्क क्या है, जितना लोन बढ़ेगा उतना रिस्क बढ़ेगा। तो एक चैप्टर हमको पढ़ना है लेवरेज, कि कैसे कंपनी डेट को बैलेंस करके, डिवेंचर को बैलेंस करके, लोन को बैलेंस करके, बढ़ा के, कम करके कंपनी शेयर होल्डर का अर्निंग को बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। इसको बोलते हैं लेवरेज। लेवरेज इज द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी बाय इंक्रीजिंग द डेट और मेकिंग सम बैलेंस बिटवीन द डेट एंड इक्विटी सो दैट इनकम ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर विल इंक्रीज। इसको लेवरेज बोलते हैं, है ना। ये हमारा चैप्टर है। और हम जो बाहर से लोन लेते हैं, शेयर इशू करते हैं, पर्पस क्या होता है, जितना कम रेट पे मिले उतना अच्छा है। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये चैप्टर है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया, कैपिटल स्ट्रक्चर आया और लिवरेज आ गया। और तीसरा डिसीजन हमारा क्या है, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या हुआ आपका भाई, डिविडेंड दे कि नहीं दे, कितना दे, ये डिविडेंड पॉलिसी होता है, एक चैप्टर है। रिटेन्ड अर्निंग चलो बीच में कहीं कवर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ चैप्टर हमारे क्या है, एक ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला, कौन सा लोन लें, कौन सा लोन नहीं लें, कौन सा एसेट परचेज करें, कौन सा एसेट परचेज नहीं करें, ये डिसीजन पहले ही ले लेते हैं, बाद में एग्जीक्यूट करते हैं। तो आज यानी कि हम आज चेक कर लेते हैं, ही एस्टिमेट कर लेते हैं कि जो एसेट हम लेने वाले हैं उससे कितना रिटर्न आएगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल। क्योंकि अगर हमने कोई पैसा लगाया, हमको रिटर्न तो उससे ज़्यादा आना चाहिए ना। हमने जितना पैसा लगाया रिटर्न तो उससे ज़्यादा आना चाहिए। सोचिए एक बात को, अगर 10 लाख का मशीन परचेज किए, लगा दिए बिजनेस में, तो अल्टीमेटली मशीन को परचेज करेंगे तो क्या होगा, लग गया पैसा, 10 लाख खत्म। क्या आएगा उससे बताइए, सेल परचेज एक्सपेंस, मतलब प्रॉफिट आएगा उससे। प्रॉफिट कितना साल तक आएगा, जब तक मशीन है, जब तक नया मशीन परचेज नहीं करते तब तक। जो प्रॉफिट आप कमाएंगे, कमाते रहेंगे, वो जो प्रॉफिट आपका है वही तो आपका इनकम हुआ, वही तो आपका रिटर्न हुआ। और आपने लगाया क्या था पैसा, मशीन में लगाया था ना, मशीन तो आपका ख़त्म हो जाएगा, डेप्रिशिएट करते करते जीरो हो जाएगा, सैलवेज वैल्यू पे आ जाएगा। तो आपको डिसाइड ये करना है कि जो बेसिकली आपका मशीन रिटर्न देगा 10 साल 15 साल बाद में, ड्यूरिंग द 15 ईयर 10 ईयर जो भी उसका लाइफ होगा, वो जितना पैसा लगाए हैं उससे ज़्यादा आना चाहिए। अब 10 लाख लगा के 10 लाख ही आए तो क्या फ़ायदा है बताइए, उससे ज़्यादा आना चाहिए ना, तभी ना प्रॉफिट आपको होगा। तो ये जो डिसीजन ले रहे हैं वो तो आज ले रहे हैं, फिर बताइए प्रॉफिट कब आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 साल, 10 साल बाद, 15 साल बाद। तो होता क्या है, डिसीजन जब भी लेते हैं वो आज के वैल्यू पे लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। यानी कि जब हम कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, उसमें डिसीजन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में लेते हैं। उसके लिए हमको एक चैप्टर पढ़ना होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है हमारे सिलेबस में, ठीक है। और दूसरा, इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको पढ़ना है, ठीक है। फिर हमको फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना है, और इसके अलावा 2 चैप्टर हो रहे हैं, रेशियो एनालिसिस और डेटर मैनेजमेंट, डेटर पॉलिसी।
डेटर का तगादा कैसे करें, बैड डेट्स कम से कम हो, रिटर्न जल्दी आ जाए, वगैरह वगैरह, ये हमको पढ़ना है। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इधर 5 हो गए आपके चैप्टर, और ऊपर में कैपिटल बस्टिंग है, वर्किंग कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है, लिवरेज है और डिविडेंड पॉलिसी। ये हमारा सिलेबस हुआ, ये हमारा इंटर लेवल का सिलेबस हुआ। तो अभी आपको करना कुछ नहीं है, ये वाला बस एक बार अच्छे से रीडिंग कर लेना है, सारा समझना है। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें मैं लिवरेज शुरू करूँगा पहले, ठीक है। पहला चैप्टर में स्टार्ट करूँगा, उसमें लिवरेज शुरू करूँगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए। बार बार पढ़िए जो मैंने बोला, ठीक है। सारा पढ़ेंगे, मैंने कुछ पॉइंट इसमें स्किप किए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं अपने से। मेरे को तो बेसिकली माइंड में डालना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, वो मेरे को बार बार बोलना पड़ा, बोल रहा हूँ मैं ताकि माइंड में आए। पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। पहले मीनिंग था, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ। फिर स्कोप और फंक्शंस, फिर ये उसके बाद इंडिविजुअली दिया हुआ है। पहला क्या था, एस्टिमेशन, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना, फिर सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होना चाहिए, फंड कहाँ इन्वेस्ट करना है ना। फिर मैनेजमेंट ऑफ कैश, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, और फिर फाइनेंशियल कंट्रोल ओवरऑल बिजनेस का। फिर अदर फंक्शन भी कुछ दिया था, डेटर से पैसा लेना। हाँ, एक पॉइंट मैं बता देता हूँ लास्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये बता देता हूँ मैं क्या होता है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि डिसीजन 3 है, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन पहले पढ़े, है ना। ये वाला ये फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़े, फिर डिविडेंड देखे, फिर उसके बाद सिलेबस डिस्कस किए, है ना। अब एक पॉइंट मैं बता देता हूँ, इसमें पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये जो हम बेसिकली FM पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो डिस्कस कर रहे हैं, कोई ना कोई तो पर्पस होगा ना। तो पर्पस बोलता है 2 बोला गया है, एक प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइज करना। तो कौन सा बेटर है वो डिपेंड करता है सामने वाले की सोच पे, ठीक है। अब बेटर कौन सा होगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, उसमें कुछ थोड़ा सा। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस तरह से मैनेज करे फंड्स को, बिजनेस को, इन्वेस्टमेंट को, डिविडेंड को, ताकि प्रॉफिट बढ़े। ये पर्पस हुआ, प्रॉफिट बढ़े। मैंने लिखा था, देखिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लिख दिया था वैसे वर्ड। तो प्रॉफिट कौन सा, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कैश प्रॉफिट, सेल का प्रॉफिट, कैपिटल ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कौन सा प्रॉफिट। तो ये टर्म वेग है थोड़ा सा। फ्यूचर प्रॉफिट, प्रेजेंट प्रॉफिट, कौन सा, कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट समझ में आता है, नेट प्रॉफिट में बोलते हैं, बट टर्म क्लियर नहीं है, थोड़ा वेग है ना। तो कहीं कहीं क्रिटिसाइज करते हैं इसको कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर्पस नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि प्रॉफिट कमाना खाली नहीं, बहुत सारा चीज़ है, खाली प्रॉफिट कमाने से नहीं होगा ना। शेयर होल्डर का वैल्यू भी तो पढ़ना चाहिए, वेल्थ भी तो पढ़ना चाहिए। इसको एक बार रीडिंग करेंगे आप लोग, समझ में आ जाएगा। एम्बिग्विटी है, क्लियर नहीं है प्रॉफिट का मीनिंग, ये क्रिटिसिज्म है। टाइमिंग ऑफ बेनिफिट, प्रॉफिट कब आ रहा है, अभी, 10 साल बाद, या पहले ज़्यादा फिर कम, या पहले कम फिर ज़्यादा। जितना ज़्यादा उतना अच्छा है, जितना पहले उतना अच्छा है। आज मनी का वैल्यू ज़्यादा है, बाद में तो घटते जाएगा ना। तो कौन सा प्रॉफिट, पहले का, बाद का। मतलब कोई एसेट है, हमको स्टार्टिंग में रिटर्न दे रहा है, बाद में कम देगा, तो बेटर है। कोई स्टार्टिंग में रिटर्न कम आ रहा है, बाद में ज़्यादा आ रहा है, तो बेटर नहीं है ना, क्योंकि बाद में मनी का वैल्यू तो घट जाएगा। क्वालिटी ऑफ बेनिफिट्स, सर्टेनिटी है कि नहीं प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट में सर्टेनिटी भी तो होना चाहिए। हो सकता है एक बिजनेस में 3 साल प्रॉफिट हुआ, 4th ईयर में लॉस हुआ, लेकिन वैल्यू शेयर होल्डर का मेंटेन किया हुआ है, तो वेल्थ तो मैक्सिमाइज हो रहा है ना, पर प्रॉफिट तो नहीं हो रहा ना, सर्टेनिटी होना चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है, ये मैटर करता है। ये पढ़ लीजिएगा। बेनिफिट अपना अपना मेरिट डिमेरिट है, बोल सकते हैं, प्रोस क्रॉन से। फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पढ़ लीजिएगा। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अल्टीमेटली क्या हुआ, शेयर होल्डर का वैल्यू बढ़ना चाहिए, शेयर का वैल्यू बढ़ना चाहिए, आज का वैल्यू, ठीक है। वैल्यू का बढ़ेगा जब प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट को
ग्रोथ होना चाहिए। ग्रोथ कब होगा? जब बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगा है तब ग्रोथ होगा, है ना। ये पढ़ लीजिएगा, ये हो गया, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर इतना रखते हैं हम लोग। पढ़ लीजिएगा एक बार सारा, है ना। ठीक है, थैंक यू।